अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि क़ियामत के दिन हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। जिस तरह कुरान मजीद के सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और कलाम करेंगे उनके हाथ और गवाही देंगे उनके पाँव उन कामों के जो उन्होंने किए। तो क्या साइंस इस बात का एक्सप्लेनेशन दे सकता है और बायोलॉजिकली क्या ये बात पॉसिबल भी है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इंसान की तख्लीक पर एक नजर डालना होगा। यहाँ मैंने एक सिंपल सा डायग्राम ड्रा किया है। ये है स्पर्म यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल और ये है एग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। आप जानते हैं कि ये स्पर्म और ये एग ये आपस में मिलते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और इनसे बनने वाला जो पहला सेल होता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। अब आगे की कंप्लीट बॉडी इस जाइगोट से बनती है और बनने वाली बॉडी कैसे होगी ये डिपेंड करता है इस जाइगोट के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स के ऊपर। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए के ऊपर। आप यूं समझ लीजिए कि क्रोमोसोम हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक पेपर पड़ा हुआ है जिसका नाम है डीएनए और इस पेपर या डीएनए के ऊपर बनने वाली बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन लिखी गई है। अब डीएनए के जिस हिस्से के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है उस स्पेसिफिक हिस्से को हम कहते हैं जीन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जाइगोट के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स के ऊपर बनने वाली बॉडी की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब ये क्रोमोसोम जाइगोट के पास कहां से आ गए? तो ये बात याद रखिए, क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होती है। ह्यूमन के केस में इसकी तादाद 46 है, जिसमें 23 यहाँ स्पर्म्स और 23 एग्स से मिलकर इस जाइगोट को मिलते हैं, तो इसके अंदर तादाद 46 बन जाती है। अब आगे जब ये जाइगोट डिवाइड होगा तो पहले डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा और बनने वाले सेल्स के अंदर इसकी तादाद बराबर रहेगी। जैसे मान लो कि यहाँ ये जाइगोट डिवाइड हुआ दो सेल्स के अंदर, तो जो डीएनए इस सेल को मिलेगा उसी तरह का डीएनए इस सेल को भी मिलेगा, यानी जो इंफॉर्मेशन इस सेल के पास मौजूद होगी वही इंफॉर्मेशन इस सेल के पास भी मौजूद होगी। तो असल क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि अगर दोनों सेल्स के पास सेम इंफॉर्मेशन मौजूद है तो फिर वो कौन सी चीज है कि जो इनके फंक्शन को एक दूसरे से मुख्तलिफ कराता है। दरअसल इस जाइगोट के पास जितनी भी जीन्स मौजूद होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, सिवाय हाउस कीपिंग जीन या इसको हम मेटाबॉलिक जीन्स भी कहते हैं, जो कि इस जाइगोट को जिंदा रखता है। ये बाकी जीन्स का ऑन या ऑफ होना डिपेंड करता है कुछ सर्टेन फैक्टर के ऊपर, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये इस जाइगोट के पास कहां से आते हैं? तो ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर इस जाइगोट को मिलते हैं इस एग सेल से। जैसे यहाँ मैंने ये कुछ फैक्टर ड्रा किए हैं, ये है साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। तो जब ये दो सेल्स आपस में मिलती हैं तो यही साइटोप्लाज्मिक फैक्टर इस एक सेल से ट्रांसफर हो जाते हैं जाइगोट के अंदर। लेकिन यहाँ जब ये जाइगोट डिवाइड होता है तो इसकी डिवीजन अनइक्वल होती है। इस वजह से ये कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर एक सेल्स के पास चले जाते हैं और कुछ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर दूसरे सेल्स के पास चले जाते हैं और यहाँ से सेलों को मुख्तलिफ फंक्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास डीएनए के अंदर जीन है XYZ, तो वही XYZ ये तीन जीन हमारे पास इस सेल के पास भी मौजूद होगी और यही XYZ ये तीन जीन हमारे पास इस सेल के पास भी मौजूद होगी। लेकिन ये तीन जीन्स किस सेल के अंदर ऑफ होंगे या ऑन होंगे ये डिपेंड करता है इस साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के ऊपर ये जो मौजूद है। और मान लो कि इन जीन्स को ऑन करने के लिए ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर चाहिए और यहाँ ये साइटोप्लाज्मिक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल के पास मौजूद है, तो इस सेल के अंदर ये जीन्स ऑन होंगे और इस सेल के अंदर ये जीन्स ऑफ रहेंगे। तो इस वाले सेल्स को ये फंक्शन मिल जाएगा जबकि इस सेल को ये फंक्शन नहीं मिलेंगे। बायोलॉजी के अंदर हम इस जीन के ऑन ऑफ होने को जीन रेगुलेशन कहते हैं। इसी तरह पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स अब यहाँ आगे बनेंगे तो उन सब के अंदर डीएनए तो सेम होगा, यानी इंफॉर्मेशन सब के पास सेम होंगी, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां उनके साइटोप्लाज्मिक फैक्टर मौजूद होंगे तो वही वही वो जीन्स ऑन हो जाएंगे और उसी सेल्स को या बॉडी के उसी पार्ट को वो स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाएगा। जैसे स्पीकिंग की अगर हम बात कर लें तो अभी आपने जाना कि ये डीएनए तो हर एक सेल के पास सिमिलर है, इसका मतलब पूरी बॉडी के पास हमारे स्पीकिंग वाले जीन मौजूद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ऑन हमारे जुबान के अंदर हुए तो इस वजह से जुबान बोल पाती है। एक्चुअल स्पीकिंग तो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन सिंपली आप समझ ले कि चूंकि जुबान के अंदर हमारे पास ये जीन ऑन हुए तो ये जुबान बोल पाती है, जबकि बाकी जिस्म के अज़ा जीन्स होते हुए भी वो नहीं बोल पाते। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि आजकल रिसर्च हो रहे हैं
कि ये जीन्स का ऑन या ऑफ होना सिर्फ और सिर्फ इस साइटोप्लाज्मिक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट ये भी जीन के रेगुलेशन के ऊपर, जीन के ऑन या ऑफ होने के ऊपर असरअंदाज होता है। इस ब्रांच को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अब इमेजिन कर लो कि क़यामत का दिन है, वहां सिचुएशन इस दुनिया से कई गुना एक्सट्रीम्स होगी। जिस तरह सूरज करीब आ जाएगा, गर्मी कई गुना बढ़ जाएगी और समंदर उबल रहे होंगे। अब जब सराउंडिंग के अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाएगी, तो क्या ये जीन रेगुलेशन के ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी? तो एपिजेनेटिक्स के थ्रू ये तो डेफिनेटली असरअंदाज होंगे। तो स्पीकिंग की जीन तो हमारी बॉडी के हर पार्ट्स के पास मौजूद है। अगर देर है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि कुछ स्टिमुलस इनको मिल जाए और ये ऑन हो जाए। तो बॉडी के जिस पार्ट्स के अंदर ये स्पीकिंग वाले जीन ऑन हो जाएंगे, वहां ये स्पीकिंग का फंक्शन भी एक्टिव हो जाएगा। अलबत्ता अभी तक की तमाम बातें प्रेडिक्शंस है और डिफरेंट डार्ट्स को कनेक्ट करने के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एपिजेनेटिक के अंदर और क्या कुछ तरक्की हो सकती है और क्या वो इस बात को रिवील करा सकता है या नहीं। अब आखिर में आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हम कुरान पाक को साइंस के थ्रू समझ सकते हैं?